मैनेजमेंट में भी स्वीकार किए गए कि हर आदमी में 3 तरह के स्किल्स होते हैं, ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और कंसेप्चुअल स्किल्स। तो आप अगर गहराई से ध्यान दें, मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ, 3 तरह के स्किल्स होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले आता है वो होता है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स का मतलब होता है कि हमें किसी विषय की तकनीकी जानकारी कितनी है। तो वो ऐसे कि जैसे मान लीजिए आप सपोज IR पढ़ रहे हैं, तो IR में आपको जो स्ट्रैटेजीज़ हैं हमारी या जो उन सब की कितनी तकनीकी जानकारी है वो उसके अंदर आती है। एक होता है कंसेप्चुअल स्किल, अवधारणा कितनी मजबूत है आपकी, यानी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं हर चीज़ की एक अवधारणा होती है। मान लो आप एथिक्स में कोई परिभाषा है, सपोज ईमानदारी का क्या अर्थ है, ईमानदारी की अवधारणा का क्या अर्थ है, तो आप अवधारणाएं कैसे समझ पाते हैं। और तीसरा होता है ह्यूमन स्किल्स, यानी एक ह्यूमन बीइंग के बतौर आप किस तरह से खुद को अभिव्यक्त करते हैं, किस तरह से आपकी इमोशनल लेवल क्या है, किस तरह से व्यवहार करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं। तो इस तरह 3 तरह के स्किल होते हैं। और ऐसे तो पूरी UPSC परीक्षा आपके पूरे व्यक्तित्व का इम्तिहान लेती है, लेकिन अगर मोटे तौर पे आप देखें तो प्रीलिम्स जो है वो टेक्निकल स्किल्स का एग्जाम है, मेंस कंसेप्चुअल स्किल्स का एग्जाम है और इंटरव्यू ह्यूमन स्किल्स का एग्जाम है। अरे तू देखती जा जन्नत। आपने खुद ही स्वीकार किया है कि सुधार की गुंजाइश है, और कुछ लोगों ने कहा है बहुत ज़्यादा भी है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने सुधार की गुंजाइश है तो आप अपने तीनों स्किल्स को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने आपको 2 बातें अभी बताई थी, तो रीडिंग हैबिट, एक राइटिंग स्किल। तीसरा आपको करना होगा परसिस्टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं निरंतरता। यानी कि हम में से हमारी भी प्रॉब्लम रही है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो काफ़ी जोश और जज्बे से भर के हम शुरुआत करते हैं, और उसके चक्कर में बहुत सारा अनावश्यक सामग्री भी इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन वो जो जज्बा है वो कुछ दिनों में डाउन होने लगता है, क्योंकि हम ऐसे असंभव लक्ष्य तय कर लेते हैं, जैसे कि मैं तो 18 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो अब सवाल ये है कि सोएंगे कब, खाएंगे कब और नहाएंगे कब। नहाने को तो आमतौर पर इग्नोर कर ही देते हैं, है ना। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि इस तरह के असंभव लक्ष्य अपने को नहीं बनाने, है ना, ताकि क्योंकि लक्ष्य जब आप बनाते हैं और वो पूरे नहीं हो पाते तो उससे एक नया तनाव पैदा होता है ना, होता है ऐसा, है ना। हमने कई बार, जैसे एक और बात मैं इसी से जोड़कर कहूँगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि इस अप्रोच के बजाय आप इस तरह पढ़ें कि मुझे क्या टॉपिक आज पढ़ना है या कितने टॉपिक इस हफ्ते मुझे कवर करना है, बजाय ये गिनने के कि मुझे 18 घंटे पढ़ना है या 12 घंटे पढ़ना है या 8 घंटे पढ़ना है या 4 घंटे पढ़ना है। इससे ज़्यादा महत्व आप इस बात को दें कि मुझे कितना विषय का कितना हिस्सा इस हफ्ते कवर करना है, उसको कवर करके संभव और व्यावहारिक लक्ष्य बनाएं ताकि उनको पूरी। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जब ये छोटे छोटे लक्ष्य आप बनाते हैं ना, छोटे छोटे, कि एक हफ्ते का ये लक्ष्य है, 15 दिन का ये लक्ष्य है, और जब वो पूरे होते हैं या पूरे होने के करीब होते हैं तो जो खुशी मिलती है ना, जो प्लेजर मिलता है, इमेंस प्लेजर मिलता है, उसका कोई तोड़ नहीं है। और वो खुशी जो है वो आपको अगले 15 दिन के लिए, अगले 1 महीने के लिए जो ऊर्जा दे देती है ना, वो ऊर्जा बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है, आग्रह है कि आप छोटे छोटे संभव और व्यावहारिक लक्ष्य बनाएं। ऑफकोर्स थोड़ा दबाव तो रहेगा, ये परीक्षा इस चीज़ को भी चेक करती है कि आप कितना तनाव और दबाव झेल सकते हैं। तो थोड़ा दबाव तो रहेगा। मैंने आपसे कहा कि परीक्षा के पूरे साल अपने को दबाव लेना चाहिए, बस एग्जाम से कुछ दिन पहले, और एग्जाम में दबाव नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ तनाव मुक्त होकर तैयारी करें, दबाव मुक्त होकर करें, तो कई लोगों ने इसका ये भी अर्थ निकाला कि ठीक है तनाव और दबाव का चक्कर ही खत्म है अब तो, मतलब अब ठीक है पढ़ा रहे टीचर बहुत अच्छा है, हम पे एहसान कर रहे हैं, और बाद में घर जाकर रिवीजन भी नहीं कर रहे कि तनाव और दबाव लेना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। उसके कहने का मतलब ये है कि आमतौर पर आपको बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार नहीं बनना है, और पर्टिकुलरली एग्जाम टाइम में तो आपको बिल्कुल फ्री होकर मस्ती के साथ एग्जाम देना है, ठीक है। मुखर्जी नगर में जो एक पिन ड्रॉप साइलेंस सा हो जाता है ना प्री से पहले दिन, 2 दिन पहले, वो बड़ा खतरनाक सा लगता है पता नहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई यहाँ पे, है ना। वैसा नहीं करना है अपने को। अगर चाय पीते हैं 15 पे शाम को तो उस दिन भी पीने की क्या दिक्कत है। इसके अलावा मेरे ख्याल से एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा, उसके बाद आपके सवाल ले लेंगे कि तैयारी की में ऐसी कौन सी बात हम जोड़ें इन 3-4 चीज़ों के अलावा जो मैंने अभी आपको बताई, जिससे हमारा प्रदर्शन जो है वो सामान्य से थोड़ा अपग्रेडेड हो और परिणाम सकारात्मक आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। उसके लिए मैं एक बात और आपसे चर्चा करना चाहूँगा, वो है कि हमारी एक ओवरऑल अप्रोच कैसी हो पढ़ने के दौरान और लिखने के दौरान। तो उसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आज का जो युग है ना, वो जोड़कर पढ़ने का युग है। मैं आपको बताता हूँ, जब जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, तो हर विषय के शुरू में 2-3 नाम जरूर आते हैं, एक अरस्तु का, एक प्लेटो का, एक सुकरात का, या इधर भारत में देखें तो चाणक्य का, कौटिल्य, ये सब आ जाते हैं। तो तब क्या हो रहा था, उस समय क्या हो रहा था, ईसा पूर्व में जब बुद्ध, महावीर और ये सब ज्ञान का विकास हो रहा था। तो ज्ञान का विकास जब होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे ज्ञान की नई नई धाराएं, ज्ञान विज्ञान समझ रहे ना, यानी जितने भी ज्ञान के विषय हैं, जिनमें भी हम BA, MA, BCom, BSc, BTech करते हैं, MBBS करते हैं, तो ये ज्ञान के जो विषय धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। पता चला उस समय भी चिकित्सा शास्त्र होता था, तब भी भौतिकी होती थी, फिजिक्स होता था। तो धीरे धीरे ये सब डेवलप होते गए और स्पेशलाइजेशन होता चला गया। अब हालत ये है कि भाई एक डॉक्टर भी 1000 तरह के डॉक्टर होते हैं, है ना। तो स्पेशलाइजेशन का अपना महत्व है। लेकिन अब क्या हो रहा है आज के युग में, लेटेस्ट जो रिसर्च चल रही है वो ये है कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ज्ञान विज्ञान का जो एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यानी वो जो दोनों अलग अलग से दिखने वाले क्षेत्र हैं, उनमें क्या आपस में कोई संबंध है। तो हम इसको बोलते हैं अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़। जो लोग अगर MA, MPhil या PhD वगैरह कर रहे हो या उनकी किसी की हो, तो आजकल ये ट्रेंड है। तो अपने को UPSC जो है, आप ये बात ध्यान रख के चलें कि जब आप सेलेक्ट होंगे, आप तो एक ही व्यक्ति होंगे ना। यही तो अकेला ऐसा एग्जाम है जो आपको जनरलिस्ट बनाता है। बताओ दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम है जो आपको स्पेशलिस्ट ना बना के जनरलिस्ट बनाता हो? है कोई इसके अलावा एग्जाम? ये एग्जाम ऐसा है जो आपसे ये अपेक्षा करता है कि यू मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग।
आपको हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो जब इस तरह का युग है, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन का जमाना आ गया है, और आप तो खुद ही देखिए, मतलब बिल्कुल ही सिंपल है। जीएस के आप चारों पेपर उठाकर देखिए, मेंस के या प्री का पहला पेपर, उसका पूरा सिलेबस आप 2-3 बार पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर पेपर का दूसरे पेपर से कोई ना कोई कनेक्शन है। उस कनेक्शन को आपको समझना है, और जब आप इस तरह के अप्रोच को लेकर चलेंगे तो आपके पढ़ने में भी फर्क दिखाई देगा। और जब आप उत्तर लिखेंगे तो आप पाएंगे, पता चला आपने आईआर का उत्तर लिख रहे हैं, और आईआर में लिखते लिखते इकोनॉमी की भी कुछ बातें आपको उसमें लिखनी पड़ी, आपको हो सकता है कुछ समाज की बात भी उसमें आ गई हो, ऐसा भी संभव है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा तो है नहीं कि जब आप पेपर मान लो पेपर 2 देने जा रहे हैं और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर 2 से ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे पेपर 3 में होना चाहिए था ये सवाल, तो ये पेपर 2 में कैसे आ गया। तो ऐसा थोड़ी कि आप अपना माइंड को बिल्कुल ब्लॉक कर लोगे, जैसे कि वो घोड़ा जब हॉर्स राइडिंग करते हैं ना, तो उसके ऐसे लगा रहता है दो आंखों पे, तो वो ना तो इधर देख सकता है ना इधर देख सकता है। तो हम घोड़े थोड़ी, हम तो इंसान है, तो हम ऐसे थोड़ी ना अपना माइंड ब्लॉक कर लेंगे कि यार पेपर 2 में पूछा है तो अपन तो जो पेपर 2 में जो पढ़ाया था दृष्टि में वही लिखेंगे, ऐसा थोड़ी है। अगर आपको लगता है कि वो प्रश्न जो है वो पेपर 3 से ज़्यादा जुड़ रहा है तो मैं पेपर 3 से कुछ पॉइंट्स उसमें लिख दूँ, क्या दिक्कत है। पढ़ा तो हमने पूरे साल सब कुछ ही है ना। तो इस तरह की अप्रोच बना के चलें आप। मैं तो कई बार और बताऊँ आपको, जो ये एसए का पेपर है वो बहुत जनरल होता है, एथिक्स का पेपर है वो बहुत जनरल होता है। तो और वो आपका ऑप्शनल, फॉर एग्जाम्पल आपका ऑप्शनल मान लो हिंदी साहित्य है, फिलोसफी है, हिस्ट्री है, जो भी है। मैं तो कई बार ऐसा करता था कि इसका ज्ञान वहाँ भी इस्तेमाल हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता था कि ऑप्शनल की चीज़ें मैंने एसए में यूज़ कर ली, एथिक्स में, या फिर मैं जो जनरल रीडिंग हैबिट की बात कर रहा था अभी आपसे, पता चला आपने कोई बहुत अच्छी किताब पढ़ी इंडियन सोसाइटी के ऊपर और आपको वहाँ कुछ नई चीज़ें मिली और आपने उसका उपयोग अपने एसए में कर लिया, तो क्या बुराई है इसमें, है ना। तभी तो हम लोग फिर हम यूँ परेशान होते हैं कि यार एसए की तैयारी आखिर करें तो कैसे करें, एथिक्स की तैयारी आखिर करें तो कैसे करें। तो तमाम तैयारी के अलावा भी अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, आप लिखते अच्छा हैं और आपकी अप्रोच जो है वो इंटीग्रेटेड है, कंप्रीहेंसिव अप्रोच है, और चीज़ों को जोड़कर देखना आपको, और ऐसा नहीं कि एकदम आ जाएगा, धीरे धीरे ही आएगा। जैसे राइटिंग स्किल धीरे धीरे डेवलप होगा, रीडिंग कैपेबिलिटी, वोकैबुलरी धीरे धीरे ही इंप्रूव होगी, वैसे ही जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, व्यापक सोच और सोचने का जो व्यापक नजरिया है वो भी धीरे धीरे ही डेवलप होगा, लेकिन हो जाएगा, ये पक्की बात है। और ऐसा भी अनंत काल तक चलता रहेगा, मतलब एक नियत समय सीमा के भीतर भी तो करना है अपने को, क्योंकि घर वालों ने भी तो टाइम देके भेजा होगा ना। बताओ, ऐसा थोड़ी है कि समाज सुधार करने गए तो समाज सुधार करके ही वापस आएंगे हैं।